हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे। तो अभी कंटिन्यू आपका जो है क्रैश कोर्स का प्रिपरेशन करवाया जा रहा था और आप लोग को बताया जा रहा था कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो तुम लोग एक गाना सुना होगा, कब के बिछड़े हुए मित्र आज कहाँ आके मिले। तो आज ये गाना हम आपको इसलिए गा के सुना रहे हैं क्योंकि आज वही कुछ होने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिससे हम बिछड़ जाते हैं और वो आपको एक समय जब आता है तो वो चीज़ आपको बहुत याद आता है, नहीं? तो आज क्या याद आ रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज जो प्रॉब्लम्स हम आपके बीच लेके आए हैं, आज जो प्रॉब्लम्स हम आपके बीच लेके आए हैं वो बिछड़ा हुआ मित्र ही आपका है, ठीक है? जिसको लोग हमेशा भूल जाता है, बिछड़ जाता है, लेकिन जब लास्ट समय आता है तो अपनों का सहारा अपना ही बनता है। ये आपको भली भांति पता होगा, नहीं पता होगा तो यह जान लीजिए कि अपनों का सहारा अपना ही बनता है। तो वही अपने आपके कुछ आपके सहारा बनने वाले हैं जिसको आज आपके बीच हम लेके आए हैं। तो अभी जो हम क्वेश्चंस आपको दिखाएंगे इस लेक्चर में, जितने भी आपको 20+ क्वेश्चंस होंगे, ये 20+ क्वेश्चंस जो 10 साल लगातार 10 इयर्स जो है, 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 10 साल पहले का जो क्वेश्चन है, यानी करेंटली 10 ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है और 10 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट करके पूछा गया है और उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन होगा। एक से एक आपका बेहतरीन क्वेश्चन है और सारे के सारे गेसेज क्वेश्चन है, ठीक है? डायरेक्ट वे में आए ना आए लेकिन आपको इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। तो आप अभी किससे जुड़े हुए हैं? तो शारदा क्लासेज के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और शारदा क्लासेज के यूट्यूब चैनल के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सब्सक्रिप्शन का बटन है। तो आप अगर नहीं दबाए हैं तो आप पहले उस बटन को क्या कीजिए कि बटन को पहले दबाइए, ठीक है? बटन को पहले दबाएं, ठीक है? और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बटन को दबाइए और कंटिन्यू हम लोग जैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो मोस्ट वांटेड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या मोस्ट वांटेड क्वेश्चन जो आपके हैं वो क्वेश्चन हम आपके बीच लेके आए हैं जो 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सिलसिला स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए इस सिलसिला में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए और शुरू से लास्ट तक बने रहिए। एक से एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन क्वेश्चन हम दिखाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर रखा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप अपने नीचे सब्सक्रिप्शन बटन को दबाना नहीं भूले, ठीक है? दबा लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग जरूर दबा लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत धारा की वह मात्रा जो AgNO3 के घोल से 108 ग्राम सिल्वर को मुक्त करता है, नहीं होती है। तो क्या कहता है कि कितना विद्युत धारा चाहिए, यानी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच कैन डिपोजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन इज, यानी AgNO3 का सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AgNO3 का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो चलिए, आपसे पहले मच्छर माछी बैठ के पढ़ने के लिए तैयार है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि AgNO3 का सॉल्यूशन है, यानी सिल्वर नाइट्रेट आपको दिया हुआ है, AgNO3 का सॉल्यूशन है। आप क्या कीजिएगा, AgNO3 सॉल्यूशन को जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ये टूट जाएगा Ag+ में, Ag+ एक्वस फॉर्म ये भी रहेगा आयंस के फॉर्म में, और SO42- एक्वस फॉर्म में ये भी आपका टूट जाएगा। टूट गया, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे, आराम से ये टूट गया। हाँ सर, टूट तो गया है, AgNO3 को आसानी से तोड़ दिए। चलो भाई, तोड़ दिए तो अच्छी बात है, ठीक है? अब तोड़ने के बाद हमको करना क्या है कि ये Ag+ है, इसका 108 ग्राम सिल्वर को क्या करवाना है कि किसी इलेक्ट्रोड पर या किसी सब्सटेंस पर हमको डिपॉजिट करवा देना है। क्या करवाना है? उस जगह 108 ग्राम सिल्वर को एकत्रित करवा देना है। अब Ag+ से 108 ग्राम Ag को एकत्रित करवाने में कितना इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, वही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, 1 एम्पियर, 1 कूलम, 1 फैराडे
और 2 एम्पियर दिया हुआ। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, Ag को डिपॉजिट करवाने के लिए किस केमिकल इक्वेशन की आवश्यकता होगी, वो केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन का लिखते हैं। तो Ag प्लस आपको दिया हुआ है, हम Ag प्लस यहाँ पर दिया हुआ है, इस Ag प्लस को क्या दे देंगे कि Ag में बदल जाएगा। तो ये सिल्वर है, सिल्वर एक आपका सिल्वर है, तो इसको इस पर एक प्लस है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन सिल्वर दिए हुए हैं। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे ना, वैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। तो इसको जैसे ही आप 1 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा, वैसे ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में। अब जरा सा इस केमिकल इक्वेशन को आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बाय द स्टोइचोमेट्री से अगर देखिएगा तो ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ये भी आपका 1 होगा, 1 1 1। इट मीन्स क्या कि 1 मोल Ag प्लस को 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए, कितना दिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए, तो क्या बन गया, 1 मोल आपका Ag बन रहा है। 1 मोल क्या बन रहा है, 1 मोल ऑफ Ag। डिपॉजिट कितना हो रहा है, तो 1 मोल आपका Ag बन रहा है। इस केमिकल इक्वेशन से आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको कई एक तरीका बताऊंगा जिससे इससे भी आप समझ सकते हैं। तो एक Ag का मास कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि Ag का जो मास होता है, इसका मास आपका कितना होता है, तो 108 ग्राम। सिल्वर का मास कितना होता है, 108 ग्राम। तो 1 मोल कहने का मतलब कितना हो गया, तो ये 108 ग्राम। तो 108 ग्राम आपको डिपॉजिट हो गया, नहीं 108 ग्राम डिपॉजिट हुआ। 108 ग्राम डिपॉजिट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितना लगा, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ, देखिएगा फ्रॉम फैराडेज सेकेंड लॉ, फैराडे का द्वितीय नियम के अनुसार, ठीक है, सेकेंड लॉ यानी फैराडे का जो दूसरा नियम है। तो फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह 1 फैराडे के बराबर होता है। फैराडे यूनिट भी दिया था अपने नाम से, और ये यूनिट को अगर कूलम में चेंज कीजिएगा तो ये आपका 96500 कूलम होता है। एग्जैक्ट वैल्यू राउंड फिगर में इतना होता है, लेकिन बहुत सारे बुक में आप देखिएगा तो 96484 कूलम लिखा हुआ रहता है। 96484 कूलम रहता है, जिसको लगभग 96500 कूलम लिखते हैं, ठीक है। तो 1 ग्राम यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को आप कहीं एक डिपॉजिट करवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए कितना, उसके लिए आपको 1 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ये फैराडे का दूसरा नियम कहता है। क्या कहता है फैराडे का दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम क्या कहता है कि 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म, फैराडे का दूसरा नियम का स्टेटमेंट क्या है कि 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट, यानी किसी भी तत्व के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को, किसी भी तत्व के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को बनाने के लिए 1 फैराडे चार्ज की आवश्यकता होती है। ये आपको फैराडे का दूसरा नियम कहता है। तो आपको यहां से 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो हो गया वो कितना के बराबर है, तो 1 फैराडे के बराबर है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि ये कितना चार्ज लगेगा, तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, मैंने बता दिया 1 एम्पियर होगा नहीं। कूलम अगर यहाँ पर 96500 कूलम होता तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। एक एक चीज को पॉइंट से समझेगा, एकदम एक एक बिल्कुल 0.00001% भी कहीं से प्रॉब्लम नजर आता है तो भाई ये जान लो तुम लोग, तुम्हारे सामने जो खड़ा है आदमी आज तक अपने क्वालिटी और क्वालिफिकेशन को कभी अभी तक हम दर्शाए नहीं हैं। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ऑफलाइन सेक्टर के बच्चे जानते हैं। बस इतना जान लीजिए कि हम जो आपकी जो चाहत है, आपकी जो जिज्ञासा है, आप जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये जानने की अपेक्षा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आपको अगर कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आता है, एक वर्ड या कुछ भी नहीं समझ में आता है, कॉमा हलंत दशमलव कुछ भी ना आए, तो आप बेहिचक कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम कभी पूछने से घबराते नहीं है, चाहे वो ऑफलाइन सेक्टर हो ऑनलाइन सेक्टर हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे टॉपिक पे आते हैं। तो एक तो 1 फैराडे हो गया, तो ऑप्शन ये सही हो गया। दूसरा
हमारे पास और भी तरीका है, फार्मूला का तरीका है। ये आपका बेसिक मेथड था, यूनिट मेथड, कि 1 ग्राम 1 मोल दिया हुआ है, इतना लिए इतना बन गया। अगर यहाँ से कुछ बढ़ जाता 2 हो जाता तो यहाँ पर 2 होता, बैलेंस करते ना इसको हम, 3 होता तो 3 होता, तो इससे भी निकाल सकते थे। एक और तरीका हमारे पास है कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास जो होगा वो आपके किसके बराबर होता है। तो इक्विवेलेंट मास आपके किसके बराबर होता है, या ग्राम इक्विवेलेंट, तो गिवन मास बट्टा गिवन मास, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिया गया भार अब बट्टा इक्विवेलेंट मास। बड़ा कौन सा मास, तो इक्विवेलेंट मास। तो जो बच्चा पढ़ा होगा, आपको नॉर्मलिटी जहां हम पढ़ाए हैं नॉर्मल था, वहां पर बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किए, इक्विवेलेंट मास। अब देखिए, तो गिवन मास को गिवन मास रहने दीजिए, इक्विवेलेंट मास को हम लिखते हैं क्या, मोलर मास अब बट्टा एन फैक्टर, बट्टा एन फैक्टर। तो नीचे बट्टा में एन फैक्टर लिखेंगे तो ये ऊपर ही चला जाएगा, तो हम ऊपर ही डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, एन फैक्टर आपको ऊपर डाल देते हैं। अब सारे वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो मास कितना दिया है, तो मास 108 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 108 ग्राम। मोलर मास कितना होता है, तो अभी मैंने लिखा है एक जगह, कितना होता है एजी का, तो 108 ग्राम होता है। कितना होता है, 108 ग्राम। ये 108 ग्राम इसका। एन फैक्टर क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर गेन और लॉस ड्यूरिंग द कंप्लीटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है या ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, तो इस ओवरऑल रिएक्शन में देने लेने की क्रिया 1 ही इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, तो एन फैक्टर कितना होगा, 1। तो एन फैक्टर क्या डाल दिए, 1। अब यहाँ से ये कैंसिल, कितना आया, 1, तो कितना हो गया, 1 फैराडे हो गया। आ गया समझ में। अब इसलिए ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आया होगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, कब के बिछड़े हुए यार आज कहाँ आके मिले। तो आप याद कर लीजिए कि दिसंबर जनवरी में आपको वही दोस्त याद आएंगे, वही दोस्त यार याद आएगा जो आपको साल भर कभी याद नहीं आया था और हमेशा इसी टाइम में याद आता है, क्योंकि स्वेटर जैकेट पहनने का वक्त यही होता है। तो इसको भूलना नहीं है, शुरू से लास्ट तक देखिए। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का बताने जा रहे हैं, जो लगातार पूछता है और सब बोर्ड में, मैक्सिमम बोर्डेड में आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और उम्मीद है कि आगे मूव किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। क्या कहता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग करके तनु H2SO4, तनु मतलब डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब क्या, जिसमें पानी मिला हुआ है। ठीक है, ज्यादा अमाउंट में नहीं, ज्यादा अमाउंट में पानी मिला देगा तब एक्वस हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। और कम अमाउंट में पानी मिलाएगा तब आपको क्या हो जाएगा, तो उसको हम लोग डाइल्यूट बोलते हैं। जैसे मान लो कि दूध डाला, 1 लीटर दूध है, उसमें तो मान लो घर में भी उबलेगा तो इतना आधा कप पानी चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि उबलने के दौरान कुछ जलेगा तो दूध बचा हुआ रहे हमारा ना। और ज़्यादा डाल दीजिएगा, 1 लीटर दूध है उसमें 250 ग्राम पानी डाल देगा तब डाइल्यूट हो जाएगा, तब क्या बोलते हैं, डाइल्यूट होता है, एक्वस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज्ड एट एनोड व्हेन डाइल्यूट H2SO4 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड ड्यूरिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया गया है, अब डाइल्यूट H2SO4 को इलेक्ट्रोलाइज करवाया था, यानी कुछ नहीं, एक बर्तन ले लिया होगा। ठीक है, बर्तन में H2SO4 को ले लिया होगा, H2SO4 में पानी को डाल दिया होगा, इलेक्ट्रोड का एक रॉड डाल दिया होगा और इलेक्ट्रिसिटी का तार 2 को सटा दिया होगा, अपने इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हो गया होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस जब शुरू हुआ होगा, कैसे कैसे शुरू हुआ होगा वो मैंने आपको बता दिया। जब इलेक्ट्रोलाइसिस शुरू हुआ होगा तो पहले बेचारा छटपटा के H2SO4 टूट गया होगा, H2SO4 बेचारा टूटा होगा। तो कैसे टूटा होगा H2SO4 वो मैं आपको बताता हूँ। H2SO4 आपका है दिया हुआ डाइल्यूट, ऑलरेडी डाइल्यूट है, इसको इलेक्ट्रोलाइज करवाए हैं तो किस में टूटेगा, 2H प्लस में टूट जाएगा, ये एक्वस फॉर्म में ये भी रहेगा, और SO4 2 माइनस में टूटेगा, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कंट्रोलिंग जो है वो एक्वस फॉर्म वाटर के साथ ही है। वाटर नहीं देंगे तब मान लो, सीधी सी बात है, शरीर में खून नहीं रहेगा तो करंट नहीं लगेगा, शरीर में पानी नहीं रहेगा तो करंट नहीं लगेगा। शरीर में पानी भी है या खून भी है मान लेते हैं, ठीक है, खून में तो नहीं, लेकिन पानी अगर है 100% प्योर है तब भी उसमें करंट नहीं लगेगा, क्योंकि 100% डिस्टिल वाटर आयोनाइज नहीं होता है। ठीक है, और पानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाना हो
तो उसके लिए बेटा आयंस की आवश्यकता होती है, और वो आयंस रहेगा तभी करंट एक दूसरे का एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और जब तक नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा नहीं। तो 2H प्लस में टूटा, SO4 2 माइनस में टूट गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ क्या रहा होगा, तो मैंने अभी चर्चा किया है कि पानी रहा होगा। तो पानी रहा होगा तो बेचारा पानी भी टूटेगा, क्योंकि पानी अकेले तो है नहीं प्योर फॉर्म, उसके साथ H2SO4 मिला हुआ है, और कुछ परसेंट इलेक्ट्रोलाइसिस को अगर बढ़ाना है तो उसमें 5% HCl भी डाल दिया जाता है, ठीक है, या और भी कुछ डाल सकते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस आयंस का संख्या बढ़ जाए, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हमारा तेज हो जाए। तो H2O को अगर आप तोड़िएगा तो ये भी टूट जाएगा H प्लस में, और OH माइनस में ये भी टूट जाएगा। अब आपका कहानी शुरू होगा किसका, तो जो इलेक्ट्रोड इधर उधर मुक्त होगा। अब यहाँ से HO माइनस और ये जो 4 आ गया, तो अब यहाँ से एनोड और कैथोड पर कहानी शुरू होगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, एनोड पर क्या हो जाएगा, एनोड पर कि ये जो संख्या आपको दिया हुआ है तो इसको हम बाद में बैलेंस करेंगे। 4OH माइनस जो है वो आपको कोगुलेट करके किस में टूट जाएगा, तो 4H2O में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा, 4H2O में, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। किस में टूट जाएगा, 4H2O, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। 2H2O और ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मोल आपका ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेगा, 2 मोल वाटर बना लेगा और ऑक्सीजन गैस। तो एनोड पर आपका क्या मुक्त हो गया, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ वो जरा आप ध्यान से देखिएगा कि 4OH माइनस डायरेक्ट आपको इसमें नहीं बदलेगा। 4OH माइनस है तो माइनस वाला को आपको इसमें बदलना है, तो इसको क्या करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपका ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, ये होगा, और यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसका 4 गो इलेक्ट्रॉन था, यहाँ से बाहर हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पर एनोड पर जो क्रिया हुआ तो ऑक्सीजन लूज कर रहा है। तो मैंने कुछ वर्ड आपको बताया था, याद होगा, लियोजर एक वर्ड मैंने आप लोग को बताया है, नहीं बताए हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसे ट्रिक टेक्निक है जिसको दिमाग में रखना होगा। लियोजर एक वर्ड होता है, लियोजर का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब खोएगा तो ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, और इधर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। एक वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया था, शायद याद होगा या नहीं, एक वर्ड मैंने आपको और बताया था, इस वर्ड का नाम है केयर। केयर का मतलब होता है कैथोड। कैथोड पर क्या होता है, तो रिडक्शन होता है। यहाँ किसकी काम हम कर रहे हैं, तो एनोड का काम, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। एक और वर्ड मैंने आपको बताया था, लोन, LOAN, इसको भी जान लीजिए। लोन का मतलब हुआ L से लेफ्ट, O का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और A का मतलब हुआ एनोड, और एनोड आपका होता क्या है, N का मतलब हुआ निगेटिव, N का मतलब हुआ निगेटिव। तो एनोड आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है तो ये निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई तो यहाँ पर जो भी जाएगा वो आपका निगेटिव वाला जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो अब आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर एनोड पर क्या मुक्त हुआ, तो O2 मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, रिएक्शन रुकेगा नहीं, कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कैथोड पर जो रिएक्शन आपको होगा वो क्या रिएक्शन होगा, उसको जरा गौर से देखिए। आपके पास बचा क्या, 4OH माइनस तो इधर चला गया। अब आपके पास बचा हुआ क्या है, तो SO4 2 माइनस बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, SO4 2 माइनस एक्वस फॉर्म में। तो चलिए SO4 2 माइनस जो आपका दिया हुआ है एक्वस फॉर्म में, ये आपको क्या करेगा, 2 गो H प्लस के साथ, 2 गो H प्लस के साथ मिल जाएगा, और मिलने के बाद क्या बना लेगा, तो SO4 और 2 गो हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो इधर आपका H2O और SO2 गैस में बदल जाएगा, यानी H2O का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, और आपका SO2 बन जाएगा गैसियस फॉर्म में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2H प्लस प्लस तो दिया हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको तो ये 4H प्लस कर दो, और इसके बाद आपका यहाँ 2 ठो ये हो गया, तो 2 ठो लगा दो इधर, तो 4H2 हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। SO4 2 माइनस 2 उसको मिल गया, और बचा आपका 2 ठो, तो 2 ठो इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4H प्लस है, तो 4 गो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको 4 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रिलीज करेंगे। लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज करेगा वो 4H प्लस के साथ मिलकर चारों इलेक्ट्रॉन 4H प्लस को मिल जाएगा, और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज कर जाएगा। कहाँ पर रिलीज कर जाएगा, तो आपके कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, और एनोड पर ऑक्सीजन गैस, ठीक है।
तो एनोड पर कौन सा गैस हुआ, तो एनोड पर आपका ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुआ, ऑक्सीजन गैस मुक्त हुआ, एनोड पर ऑक्सीजन गैस, कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पर पूछ सकता था क्वेश्चन, हमने तोड़ के दिखा दिया आपको। और कैथोड पर कौन सा गैस होगा, तो कैथोड पर आपके हाइड्रोजन गैस हो जाएंगे। कौन से गैस हो जाएंगे, तो कैथोड पर आपके हाइड्रोजन गैस हो जाएंगे। तो एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस होगा। ये सारा कहानी मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है एक एक करके सब चीज़ आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा, नो डाउट कि नहीं आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, क्या कहता है, एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव। देखिए मानक का जब कभी भी स्टैंडर्ड वैल्यू आए तो वो एसटीपी पर निकाला जाता है। एसटीपी पर अगर किसी वैल्यू को निकालते हैं, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर अगर किसी वैल्यू को निकाला जाता है तो वो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मानक ऑक्सीकरण विभव, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको ये दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो आपको माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, यानी मानक ऑक्सीकरण विभव जो होगा वो मानव अपचयन विभव के निगेटिव के बराबर होगा। दोनों में कोई अंतर नहीं होता, एक में लेना तो दूसरा में देना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, तो दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिड्यूस हो रहा है। सेम चीज है, तो बस लेना देना है। आज जब देगा तब प्लस, और लेगा तो माइनस, मात्र इतना ही अंतर होता है। तो आपको ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, दोनों तरफ माइनस से इंटू कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये माइनस है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, 0.763 वोल्ट ये दिया हुआ है। माइनस माइनस प्लस, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ गया, माइनस में आ गया, यानी जो वैल्यू था वही वैल्यू है, बस वहाँ प्लस में था, यहाँ क्या हो गया माइनस में। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन विभव या स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो निकालते हैं वो एसटीपी पर निकालते हैं। टेम्परेचर 273.15 केल्विन और प्रेशर 1 एटीएम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन आर्सेनिक का समीकरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्सेनियस इक्वेशन। आर्सेनिक का समीकरण कौन है, फटाफट बताइएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा है, फटाफट बताइएगा, कौन सा ऑप्शन है सही ऑप्शन, बता दिए। अब देखिए ऑप्शन कौन सही होता है, कहता है कि आर्सेनिक का समीकरण, आर्सेनिक क्या बताया था, के बराबर ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बट्टा आर टी होता है। बहुत जगह आप देखिएगा, बहुत जगह आप ऐसा इक्वेशन भी देखेंगे जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि के बराबर, बहुत जगह आप देखेंगे, फिलहाल आपको यहाँ आवश्यकता नहीं है, के बराबर ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए बट्टा ई बी आर टी, ऐसा भी इक्वेशन आप देखेंगे, आपको यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो आपका इक्वेशन क्या आया, तो के बराबर ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी हो गया। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन क्या होता है, तो के बेटा आपका रेट कांस्टेंट होता है, वेग स्थिरांक हुआ, क्या हो गया, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक इसको बोलते हैं, ये आपका रेट कांस्टेंट हो गया। मैं आपको इसके विषय में बहुत कुछ बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद आपका ई क्या हो गया, तो एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। ये क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो वेग स्थिरांक हो गया, क्या हो गया, वेग स्थिरांक आपका ये हो गया। ये आपका सक्रियशन एनर्जी हो गया या सक्रियण ऊर्जा हो गया। सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, वो एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एनी केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को सक्रिय करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आदमी सोया हुआ है, उसको एक बार कहो विपत्ति में पड़ा हुआ, अरे तुमको पता है लॉटरी लग गया है 5 करोड़ रुपया तू जीत गया है, वो आदमी देखो ना हॉस्पिटल के बेड पर भी बेहोश रहेगा ना, उसका बीपी डीपी सीपी सब ठीक हो जाएगा, दौड़ के भागेगा, कहाँ है जरा दिखाओ तो।
अगर मान लो कि सही बात है, देख लेगा तो उसको रोकना पड़ेगा डॉक्टर को, कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, लेकिन आदमी सक्रिय हो जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वह एनर्जी होता है जो रासायनिक अभिक्रिया को एक्टिवेट करता है। ए आपका क्या हो गया, तो आरएनएस कांस्टेंट हो गया। ए आपका क्या हो गया, आरएनएस के द्वारा जो बताया गया उसका ये कांस्टेंट हो गया। आर आपके क्या हो गए, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, जिसका मान कैच कितना जगह, बहुत जगह 11th में भी हम लोग पढ़े हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी आपका क्या हो गया, तो टी आपके टेम्परेचर हो गए, टी आपके क्या हो गए, टेम्परेचर हो गए, टी आपको टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो आरएनएस क्या किया था, आरएनएस जो था, ठीक है, इसका नाम था एस्टेवेंडे आरएनएस। क्या नाम था इसका, तो इसका नाम आपको एस्वेंडे या वेंटे आरएनएस बोल सकते हैं। तो ये प्रोसेस्ड किसके द्वारा किया गया था, तो एस्वेंटे आरएनएस के द्वारा। ठीक है, एस्वेंटे आरएनएस जो था वो आपको इसके विषय में बताया था, और कब, तो 1889 में, 1889 ईस्वी में इस इक्वेशन को इसने बताया था। ठीक है, और ये जो आपका रेट कांस्टेंट का आरएनएस इक्वेशन है, ये टेम्परेचर डिफिशिएंसी पे बताया था। ये किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये तापमान पर आधारित था, और इसके बेसिस, क्योंकि देखिए आप अगर गौर से देखेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा, ये भी आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। ठीक है, ये आपका रेट कांस्टेंट है, ये आपका ये मतलब ये रेट कांस्टेंट हो गया, ये आरएनएस कांस्टेंट हो गया। ये आपको लॉग के टर्म में, लॉग का कॉन्सेप्ट जहां हम पढ़ाए हैं वहां पर ई के विषय में आपको अच्छी तरह से बताया गया है। तो बचा क्या, तो टी। तो आरएनएस का इक्वेशन जो बताया गया था वो टेम्परेचर डिपेंडेंस था। टेम्परेचर के अनुसार जो रेट ऑफ रिएक्शन बदलता है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने पर अभिक्रिया के वेग में जो परिवर्तन होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आरएनएस ने आपको रेट निकालने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया के रेट निकालने के लिए एक इक्वेशन को दिया था। ठीक है, कब दिया था, 70 आरएनएस बताया था। ठीक है, 1889 में, और इसी इक्वेशन को उसके नाम के उपाधि के लिए क्या कहा जाता है, तो आपको आरएनएस इक्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन प्रस्तुत किया गया है। क्या कहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। प्रथम कोटि का अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, और चारों ऑप्शन में पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। तो फटाफट बताइएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टाइम, हाफ लाइफ, T1/2 का मतलब होता है हाफ लाइफ। ध्यान से देखिएगा, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 जो होता है उसका वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा। मैं आपको उतना एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं दूंगा, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ाया है उस चीज़ को। तो क्या होता है, 0.693 अपॉन के होता है। अब बेटा ध्यान से देखिए, आप लोग केवल ध्यान से देखिए कि ये भी आपका एक कांस्टेंट है और नीचे भी कांस्टेंट है। तो ओवरऑल आप देखिएगा तो 0.693 अपॉन के, ये दोनों ऊपर भी कांस्टेंट, ऊपर जो वैल्यू दिया गया है ये भी कांस्टेंट, ठीक है, और किसी एक कांस्टेंट को नीचे जो दिया गया है ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो भी आपका क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। 4 को 2 से डिवाइड करो 2 ही आएगा, 5 को 3 से डिवाइड करो जो भी है वो वैल्यू आपको कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इससे क्या पता चलता है कि जहाँ पर के आपका रेट कांस्टेंट है, के आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है। ये आपका कौन सा कांस्टेंट है, तो ये आपके रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट में भी रेट कांस्टेंट है। तो इससे ये पता चला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो आपका कंसंट्रेशन यानी हाफ लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इसमें कहीं है ही नहीं। तो इससे ये पता चला कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन doesn't depend upon concentration, depend upon concentration of first order reaction, concentration of first order reaction यानी प्रथम कोटि के अभिक्रिया के सांद्रण पर प्रथम कोटि का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन टर्म कहीं है ही नहीं, ठीक है।
तो कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा वैल्यू जो आएगा वो आपका कांस्टेंट आ जाएगा, वह वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यानी T1/2 अगर मान लीजिए कि T1/2 अगर हम लेते हैं तो T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, a मान लो a⁻0, कुछ नहीं है क्या, 0, 1 - 1 आता है n-1, ठीक है, तो 0 आ गया, यानी क्या T1/2 जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, T1/2 आपका क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, यानी क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गया, क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू। तो किसके बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कांस्टेंट वैल्यू आ रहा, तो ये 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, इस ऑप्शन को हम लिख सकते हैं। ये आपको समझना होगा, समझने वाला क्वेश्चन था। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आपके जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं, रेडियो एक्टिव डीके होगा, सभी के सभी रेडियो एक्टिव डीके, यानी जितने भी आपको रेडियो सक्रिय अभिक्रियाएं होते हैं वो सारे के सारे रिएक्शंस आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। कितना ऑर्डर का होता है, तो प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है। जो रेडियो सक्रिय अभिक्रियाएं होती है वो सारे प्रथम कोटि के अभिक्रिया होते हैं, जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। यानी प्रथम कोटि का अभिक्रिया जो होता है, चाहे वो रिएक्टेंट्स का हो, अभिकारक का हो या प्रतिपल का हो, उसके सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया 2A और 2A से 3C बन रहा है। आपको पूछ रहा है इसमें क्या कि दर बताना है, रेट बताना है। तो बेटा हम एक केमिकल इक्वेशन देते हैं, जैसे मान लो AA दिया हुआ है और इससे BB बन गया, ठीक है, ये बन गया, तो ये A का कॉफिशिएंट है, ये B का कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसका रेट लिखिएगा तो दोनों तरह से लिख सकते हैं। A के लिए क्या लगाइएगा, तो जो A आपका इसका कॉफिशिएंट है, पहले तो ये घटेगा ये बढ़ेगा, घटेगा तो माइनस, और ये A कॉफिशिएंट है तो 1/A हो जाएगा। A का कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन ऑफ DA, कंसंट्रेशन ऑफ A बट्टा DT, ये भी लिख सकते हैं, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। B है तो ये बन रहा है, तो बन रहा है तो प्लस, इसका कॉफिशिएंट B है तो 1/B लिख देंगे, और फिर क्या D कंसंट्रेशन ऑफ B बट्टा DT, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब आपके पास केमिकल इक्वेशन जो दिया हुआ है उस पर चर्चा कीजिए। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 2A किस में चेंज कर रहा है, 3C में चेंज कर रहा है। 2A किस में चेंज कर रहा है, तो 3C में चेंज कर रहा है। तो 2A अगर 3C में चेंज कर रहा है तो इसका अगर लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये 1 घट रहा है, रिएक्टेंट्स है तो माइनस पहले लगाएंगे। इसका कॉफिशिएंट 2 है तो 1/2 डाल दीजिए। फिर A है तो इसको क्या लिखेंगे, D कंसंट्रेशन ऑफ A बटा क्या लिख देंगे, DT, ये भी सही ऑप्शन है। और एक और तरीका है, जब प्रोडक्ट से लिखिएगा इसका तो R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्रोडक्ट के लिए प्लस, और उसके बाद यहाँ क्या है 3 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/3 कंसंट्रेशन ऑफ C बटा क्या हो जाएगा DT। अब आप इसके मिला के देखिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन, हाँ दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है, और तीसरा ऑप्शन भी सही होता, ये तो सही नहीं। यहाँ अगर B होता, यहाँ प्लस होता, तब ये भी क्या होता, सही होता। A के रिस्पेक्ट में है तो A के रिस्पेक्ट में यही होगा, और B के रिस्पेक्ट में ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऐसे आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाए, कोई भी केमिकल रिएक्शन कुछ भी आपसे पूछ दे, जैसे मैं आपको बता दूं कि AA हो गया, BB हो गया, CC हो गया, और उसके बाद ज़्यादा लंबा तो यहाँ स्पेस है नहीं, लेकिन जो भी है उसमें मैं आपको समझा दूं, ठीक है। MM हो गया प्लस NN हो गया। इसका रेट अगर पूछेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, R रिएक्टेंट वाला सब माइनस, रिएक्टेंट वाला सब का सब क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, तो -1/A कंसंट्रेशन ऑफ DA बट्टा DT लिख सकता है, और यही आपका -1/B D कंसंट्रेशन ऑफ B बट्टा DT लिख सकते हैं, और ये आपका -1/C कंसंट्रेशन ऑफ, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, DT होगा, और यही आपको इसमें लिखिएगा तो प्लस में 1/M DM बट्टा क्या हो जाएगा DT हो जाएगा, ठीक है। और इधर यही आपको किसके बराबर हो जाएगा, प्लस में 1/N DN बट्टा D कंसंट्रेशन ऑफ N बट्टा DT, ठीक है। यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट्स के भी कंसंट्रेशन बदलेंगे और प्रोडक्ट के भी, यानी जब कभी भी अभिक्रिया होगा तो अभिकारक के भी सांद्रण बदलेगा
और प्रतिफल के भी साधारण बदलेंगे। अभिकारक का घटेगा, प्रतिफल का बढ़ेगा, तो जो घटेगा उसमें माइनस लगाएंगे, जो बढ़ेगा उसमें प्लस लगाएंगे। किस रेट से घटेगा, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ एम अपॉन डी टी से, घट के बन क्या रहा है तो उसका रेसिप्रोकल में ले लेंगे केवल व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब कहता है कि द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का इकाई क्या होगा। रेट कांस्टेंट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो आर बराबर क्या होता है, तो पहले रेट क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू। सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, टू, ऑर्डर टू, आर बराबर के ए टू। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट आपके के होते हैं, तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका आर अपॉन क्या हो जाएगा ए टू हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे पावर टू। ठीक है, अब आपका आर हो गया और ए टू हो गया। अब आपको इसी का क्या पूछ रहा है, इसका यूनिट पूछ रहा है, तो आपको पहले इसका यूनिट लिखना होगा। तो रेट का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट का यूनिट क्या हो जाएगा, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और कंसंट्रेशन का क्या यूनिट हो जाएगा, तो पर लीटर क्या हो जाएगा, पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड क्या होगा, ए का यूनिट, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, कंसंट्रेशन का यूनिट, तो मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर आपका इसका यूनिट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। का है कि यहाँ स्क्वायर था। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या आ गया, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया, तो मोल का होल स्क्वायर, और इधर लीटर है तो -2। अब क्या कीजिएगा, तो मोल हो गया, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 - 2 हो गया। लीटर में क्या है, ऊपर -1, नीचे वाला 2 ऊपर जाएगा तो +2, और सेकेंड है नहीं तो सेकेंड में माइनस ऐसे ही होगा। तो क्या आ गया, तो मोल पे माइनस, लीटर पर प्लस और सेकेंड, तो मोल यानी लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड यानी पर मोल लीटर पर सेकेंड। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये यूनिट आ गया समझ में। तो ऐसे हम लोग यूनिट को आइडेंटिफाई करेंगे। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट आपको क्या आ गया, ये आ गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको देखते रहिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ मूव करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होता है, जो कोलाइडी कण होते हैं, उसका मूवमेंट क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण कोलाइडी कणों में जो मूवमेंट होता है, उसी के विषय में कोलाइडी कणों का गमन जो है वो वैद्युत क्षेत्र के कारण कैसे होता है वो आपको जानना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ध्यान से देखिएगा, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज ड्यू टू अपोजिट चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, अपोजिट चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, चार्ज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, अब क्या कहता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स में मूवमेंट जो होता है, यानी जो कोलाइडी कण है उसमें गमन होता ही है कोलाइडी कण के विपरीत आवेश के कारण, आवेश के कारण ही गमन होता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आप उसको डाल दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र में डाल दीजिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उसका मूवमेंट तो होना ही होना है। क्या, बिल्कुल होना है। तो वो तो तेजी से होगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में तेजी से मूव करेंगे। तो द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसपे कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट किसके कारण होता है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण होता है। एक चीज और जान लीजिए कि इसमें जो रैंडम मूवमेंट जो होता है, द रैंडम मूवमेंट ऑफ, पूछेगा क्वेश्चन या पूछ भी सकता है, द रैंडम मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्रोमनियम मूवमेंट।
कोलाइडल पार्टिकल्स का जो रैंडम मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट करने का मतलब जिग जैग मोशन, ना उसका स्पीड फिक्स होगा ना उसके डायरेक्शन फिक्स होंगे, ना वेलोसिटी फिक्स होगा ना डायरेक्शन फिक्स होगा, इधर उधर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा, तो उसी मूवमेंट को रैंडम मूवमेंट कहा जाता है और उसी को हम लोग ब्रोनियम मूवमेंट बोलते हैं। इसको कौन सा मूवमेंट? ब्रोनियम मूवमेंट। आप लोग पढ़े होंगे तो इसको ब्रोनियम मूवमेंट कहा जाता है। कौन सा मूवमेंट कहा जाता है? तो ब्रोनियम मूवमेंट आपको इसी को कहा जाता है। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आया होगा जो जॉन ब्रोनियम के द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ब्रोनियम मूवमेंट क्या होता है? तो कोलाइडेड पार्टिकल्स का जो रैंडम मूवमेंट होता है वही ब्रोनियम मूवमेंट होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब जनरेट कर जाएगा, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं जब आएगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर होगा। ठीक है, तो जिधर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा उधर से लोअर की ओर घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट इन फिजिकल एडजॉर्प्शन। आपने पढ़ा होगा, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऐसा जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, गांठ बांध दो, एक एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही आता है। हम बार बार कह रहे हैं कि इसका एक भी क्वेश्चन बीट नहीं कीजिएगा, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वो काम भाई पहले कर दो। ठीक है, अब फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी भौतिक अधिशोषण, तो हम दो चीज आपको बताते हैं, वैसे तो आगे आएगा तो और कुछ बताएंगे। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दो चीज हम जरा सा समझा दें आपको कि अधिशोषण और अवशोषण क्या होता है वो समझिए। ठीक है, तो अधिशोषण एक सरफेस प्रोसेस होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ड सब्सटेंस होता है, जैसे हमारा ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड पर कुछ दिन के बाद धूल मिट्टी कण भर जाते हैं। धूल मिट्टी कण हालांकि हल्का होता है, तो ये सरफेस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो उसको अट्रैक्ट करके अपने सतह पर चिपका लेता है। लेकिन सोफा हो गया, गद्दा हो गया, तोशक हो गया, उस सब को देखिएगा तो उसके बहुत अंदर तक, बस का सीट हो गया, सोफा वाला, वो सब के अंदर बहुत अंदर तक चला जाता है। क्या चला जाता है? जो डस्ट पार्टिकल्स है वो बहुत अंदर तक चला जाता है। तो जब कोई भी डस्ट पार्टिकल्स या माइन्यूट पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के सेंटर तक चला जाए, बॉटम में अंदर तक चला जाए, उसी को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ये आपका सरफेस प्रोसेस होता है। ये कहाँ होता है? केवल सतह का प्रोसेस होता है। तो सरफेस मॉलिक्यूल्स, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स के पास जो सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो इतना कैपेसिटी नहीं कि इससे मच्छर उड़ेगा तो मच्छर, लेकिन धूल मिट्टी कण को ये अट्रैक्ट कर सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके, इतना इसके पास फोर्स होता है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो भी फोर्स होगा, अगर मान लो ज़्यादा भारी भरकम अगर फोर्स होता तो हमारे बॉडी के भी सतह है, इस पर भी धूल मिट्टी कण जमता है। अगर ज़्यादा फोर्स होता तो रोड पर चलते तो दूसरा गाड़ी को खींच लेता हमारा बॉडी का मॉलिक्यूल सरफेस का। नहीं, हल्का पार्टिकल्स जो होता है उसी को खींचता है और शरीर पर धूल मिट्टी कण इसी से चिपक जाते हैं, हमारे या कोई भी हार्ड सब्सटेंस से। तो एडजॉर्प्शन का क्रिया होता है, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज एक्ट इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन। कमजोर बल होगा, तो इन चारों में कमजोर बल कौन सा फोर्स है? तो ये आपको वंडरवाल फोर्स है। वंडरवाल फोर्स जो होता है वो आपको बहुत ही वीक फोर्स होता है, बहुत ही क्या होता है? कमजोर बल होता है। तो बहुत कमजोर बल कहने का मतलब क्या है कि ये इतना कमजोर बल होता है, ठीक है, यह आपको वंडरवाल फोर्स इतना कमजोर बल होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई गैस है तो वो कंडेंस करके किस में बदल गया? लिक्विड में बदल गया। तो गैस अगर कंडेंस किया यानी क्या? लिक्विड में बदल गया। लेकिन उस गैस को जैसे ही कंडेंस, फ्रिज में हम कोई चीज़ को डालते हैं तो गैस क्या होगा? कंडेंस करके आपको लिक्विड में बदल गया, और फिर से आप क्या कीजिएगा कि जैसे ही उसको छोड़ दीजिएगा तो अपने वो लिक्विड किस में बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। तो इतने कमजोर बल होते हैं। तो ये आपको बहुत ही कमजोर बल होता है, वंडरवाल फोर्स इतने कमजोर होते हैं कि अगर वो उतने फोर्स के बराबर समझ लो कि जितना कि कोई गैस पार्टिकल्स कंडेंस करके आपको लिक्विड में बदल जाए, तो गैस को लिक्विड में बदलने के लिए जितने फोर्स की आवश्यकता होती है उसी टाइप का एक फोर्स आपको वंडरवाल फोर्स होता है। ठीक है, वंडरवाल बल होता है जो आपको एडजॉर्प्शन में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि लायोफिलिक सॉल्ट। आपको दो चीज पहले मैं आपको बता दूं, एक वर्ड होता है आपको लायोफिलिक, शब्द में ही सब चीज रखा हुआ है, पहले से भी बता रहे हैं तुम लोग। एक होता है आपको लायोफोबिक। सॉल को छोड़ दो, अभी ये वर्ड को समझिए। तो ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक आपको क्या है, यहाँ पर आपको लायो है और एक फिलिक है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी दो वर्ड है, एक आपका लायो है और एक आपका फोबिक है। ठीक है, अब लायो का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर लायो का मतलब वाटर,
ठीक है। और फिलिक का मतलब टू लव, वाटर से स्नेह करने वाला। लायो का मतलब क्या, वाटर, ठीक है। और फोबिक का मतलब हुआ टू हेट, उससे घृणा करने वाला, उससे विरोध करने वाला, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है वो मैं आपको समझाता हूँ। कहता है कि लायोफोलिक सॉल्ट का पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव यानी क्या, सरफेस टेंशन। कौन सा टेंशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन किसका भाई, तो लायोफिलिक सॉल्ट का, लायोफिलिक सॉल्ट का। तो लायोफिलिक सॉल्ट जो होगा वो तो लायोफिलिक का मतलब अभी अभी ओहो सर बताए थे, लायोफिलिक का मतलब होता है वाटर से प्रेम करने वाला। तो प्रेम जो जिससे करता है उसके लिए हद तक गुजर जाता है। तो यहाँ पर भी वही है कि वाटर से प्रेम कर रहा है कौन, आपका वाटर से प्रेम करने वाला सॉल है आपको लायोफिलिक। तो सीधी सी बात है जब उससे उसको प्रेम है तो उसके बीच में तनाव तो होगा नहीं, तो सरफेस टेंशन बहुत कम जाएगा। लेकिन एक जल मॉलिक्यूल्स दूसरे जल मॉलिक्यूल्स के बीच जितना सरफेस टेंशन होगा उससे भी कम सरफेस टेंशन इसमें होगा, तो लोअर देन दैट ऑफ H2O। H2O से क्या होगा, कम होगा, H2O से कम होगा जितने सरफेस टेंशन। अब मान लो एक तरफ वाटर डाल दो, वाटर को ही वाटर से मिला दो ना भाई, जल को जल में मिला दो, मिल तो जाता है। लेकिन जल जल के बीच में, एक जंगल में दो शेर नहीं रहता, वैसे जल जल के बीच में अगर डालिएगा कोई लायोफिलिक सॉल्ट है तो उसमें कोई ऐसे सॉल्वेंट पार्टिकल्स होगा जिसको हम जल में मिलाना चाहते हैं, तो वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जल में मिलने के लिए व्याकुल होगा, जल में मिलने के लिए व्याकुल होगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी शादी विवाह का सीजन है, तुमको समझ में आएगा। मान लो किसी लड़की का उसके पेरेंट्स किसी लड़के से शादी करवा रहे हैं, मान लो एक पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, तो मान लो कि उसका शादी तो हो रहा है, नियम निष्ठा समाज या बाप माँ के प्रेशर में कर रहा है, लेकिन वहीं पर अगर मान लो उसका पहले से किसी के साथ अरेंजमेंट या किसी के साथ मान लो कोई चक्कर कुछ भी है, अगर वो लड़का वहां पर आ जाए, कोई उसको अटेंडम ऐसा ऑप्शन दे दे कि तुम ये लड़का को छोड़ के उससे शादी कर लो, तो इसको छोड़ के वहां चली जाएगी ना। तो वही कहानी किसके साथ है, लायोफिलिक सॉल्ट के साथ है। लायोफिलिक सॉल्ट के साथ वही कहानी है, बिल्कुल सेम कहानी है कि ये ऑलरेडी वाटर को पसंद कर रहा है, ठीक है, और जोर जबरदस्ती वाटर को किसी के साथ ले जाएंगे या वाटर को वाटर के साथ ही ले जाएंगे, फिर भी इसका स्नेह ज़्यादा होगा क्योंकि वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जल को स्नेह करने वाला है, ठीक है, इसीलिए उससे कम हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट। सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट यानी सेफ को सेलेक्ट, यानी सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट क्या होता है, देखो होता क्या है कि बहुत सारे रिएक्शन आपको कैटेलाइटिक रिएक्शन होता है। कैटेलाइटिक रिएक्शन क्या होता है, पहले कैटेलिस्ट समझो। उत्प्रेरक क्या होता है, तो वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को नियंत्रित करने का काम आपको उत्प्रेरक करता है, ठीक है। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कैटेलिस्ट के ही कंट्रोल में होते हैं, वो रिएक्शन जो कैटेलिस्ट से कंट्रोल होता है, वैसा अभिक्रिया जो उत्प्रेरक से कंसंट्रेट किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, उसी को कैटेलाइटिक रिएक्शन बोलते हैं। और वैसे रिएक्शन को कंट्रोल करवाने के लिए हम लोग सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट कहने का मतलब जैसे तुम्हारा जियोलाइट हो गया, जियोलाइट तुम्हारा सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट है, और जियोलाइट्स हो गया, इसी में आपको ZSM5 हो गया, ZSM क्या हो गया, 5 हो गया। ZSM5 जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ZSM5 क्या होता है, तो जियोलाइट सेकोनी मोबाइल, जियोलाइट सेकोनी, इसका फुल फॉर्म आपका होता है जियोलाइट सेकोनी, ठीक है, मोबिल, जियोलाइट सेकोनी मोबिल। और 5 का मतलब क्या हो गया, 5। ये जो है आपका ये सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट है, ये आपका क्या है, सेफ सेलेक्टिव कैटेलिस्ट है। ये किसके आधार पर वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको वर्क करता है, ये आपका जियोलाइट जो होता है इसका स्ट्रक्चर, यानी ये आपका बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना जियोलाइट्स का, ये स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू हनीकम, स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू हनीकम। ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ, सिमिलर टू हनीकम। हनीकम क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो कहता है कि स्ट्रक्चर आपको हनीकम के सिमिलर होता है जियोलाइट का। हनीकम जैसे मधुमक्खी का छत्ता तुम लोग देखा होगा, भौरा का छत्ता देखा होगा, बिढ़नी का छत्ता देखा होगा। जब उसको हम लोग उड़ा देते हैं या उड़ाने के बाद जब बिढ़नी के छत्ता से मध निकाल देते हैं, मध निकालने के बाद उसको छोड़ दीजिएगा तो सब फूल जाएगा। तो जितने स्पेस में मध रहता है वो सारा स्पेस खाली हो जाता है और उस सारा होल्स खाली हो जाता है। उसी के शेप के आकृति का क्या लेंगे कि रिएक्टेंट्स का साइज
और कैटेलिस्ट का साइज उसी के शेप के आधार का ले लेंगे तो उसमें जाकर उसको क्या करेगा, फंसा देगा। जैसे मान लो किसी आदमी को पकड़ना है, कोई भाग रहा है और वो 2 क्विंटल का आदमी है जो मेरे पकड़ में नहीं आएगा, 5 साल के बच्चा को भेज देगा, उसको पकड़ के तो उठाइए कि ना लेके भाग जाएगा। तो शेप पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे चीज़ होते हैं तो वहाँ पर जब उसको पकड़ लेगा तो वो रिएक्शन आसानी से, तो ये किस पर डिपेंड किया, तो शेप पर डिपेंड किया। तो शेप जो आपका कैटेलिस्ट का होगा और जो रिएक्टेंट्स के शेप होंगे, तो कैटेलिस्ट का बड़ा होना चाहिए, रिएक्टेंट्स का छोटा होना चाहिए ताकि उसमें जाके वो फंस जाए। तो हनीकॉम्ब मधुमक्खी के छत्ता में जो मध का स्थान था जहाँ से हटा दिए वो बड़ा होगा और उसमें कैटेलिस्ट जाके चिपक जाएगा। तो चिपकने के बाद वहाँ से छोड़ेगा नहीं, तो आराम से रिएक्शन कर सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ZSM5 इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिए। क्या कहता है, द सब्सटेंस विच ऑन रिएक्शन विथ गैंग फॉर्म्स फिजिबल मटेरियल इज कॉल्ड। क्या कहता है, तो गैंग क्या होता है पहले वो समझिए। गैंग आपको क्या होता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में या केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज बच जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या बच जाता है, इम्प्यूरिटीज यानी अशुद्ध तत्व बच जाता है, इम्प्यूरिटीज बच जाता है। वो इम्प्यूरिटीज हो सकता है आपको एसिडिक भी हो सकता है और वो बेसिक नेचर का भी हो सकता है। ठीक है, तो गैंग आपको क्या हो गया, तो इम्प्यूरिटीज हो गया। गैंग आपके क्या हो गए, इम्प्यूरिटीज हो गए। ये आपका क्या हो गया, तो इम्प्यूरिटीज हो गया, अशुद्ध तत्व हो गया। अब इस गैंग को क्या करना है, आपको बाहर निकालना है, इस इम्प्यूरिटीज को आपको बाहर निकालना है। तो जब कभी भी बाहर निकलेगा तो ये स्लेग के फॉर्म में निकलेगा। किस फॉर्म में निकलेगा, बाहर निकालना है तो बाहर ये स्लेग के फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, इस गैंग को बाहर निकालना है तो इसको आपको मिला देना होगा फ्लक्स से। किसको मिला देना होगा, फ्लक्स से। गैंग को हम लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। गैंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको क्या करेंगे, फ्लक्स से मिला देंगे तो स्लैग के रूप में बाहर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे FeO आपका दिया हुआ है। FeO क्या दिया हुआ है, आयरन ऑक्साइड किसी में मान लेते हैं कि यह आपका बेसिक इम्प्यूरिटीज है। FeO आपका क्या है, बेसिक इम्प्यूरिटीज है। ये है इम्प्यूरिटीज, ये आपका गैंग है। क्या है, बेसिक इम्प्यूरिटीज है। ठीक है, ये आपको क्षारीय प्रवृत्ति का है और ये आपका गैंग है और इसको आपको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, एसिडिक फ्लक्स मिलाना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, SiO2 जो एसिडिक फ्लक्स है इसको मिला दीजिए। अब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, ये आपको एसिडिक फ्लक्स है और तुरंत बना लेगा क्या, FeSiO3 का फॉर्मेशन कर लेगा और ये स्लेग के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके संलग्नीय पदार्थ बनाता है कहलाता है क्या, द सब्सटेंस विच ऑन रिएक्शन विथ गैंग फॉर्म फिजिबल मटेरियल कॉल्ड। तो क्या बना लिया भाई, तो गैंग के साथ अभिक्रिया करके जो पदार्थ बाहर निकालता है फिजिबल सब्सटेंस वो स्लैग होता है। तो कौन अभिक्रिया करके निकालता है, तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लक्स अभिक्रिया करके निकालता है, स्लैग तो निकलता है बाहर, उत्प्रेरक का कोई काम नहीं है यहाँ। और क्या होते हैं हम पहले भी समझा चुके हैं कि एक ऐसा पदार्थ जिससे कम खर्च पर आसानी से क्या प्राप्त होता है, मेटल प्राप्त होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आपको एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएं, मैं ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए लेके आऊँगा। अब आपका कंटेंट जो है यानी हो सकता है कि आज शाम से ही या कल से आपको कंटिन्यू 2 कंटेंट आपके मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्दी बहुत सारे बच्चे का कमेंट था कि सर केमिस्ट्री तो बहुत हुआ, फिजिक्स और मैथ का भी कहानी अब शुरू होना चाहिए। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल केमिस्ट्री पड़ता है, उसमें ज़्यादा समस्या होता है। फिजिक्स और मैथ लेके आएंगे तो याद रखो, पहले बोल रहे हैं याद रखो, आते ही जादू की तरह उड़ेगा वो सब। याद रखेगा, जहाँ कहीं भी पढ़ा होगा दिमाग से डिलीट मार के तैयार रखना। एक एक कॉन्सेप्ट लेके आएंगे आपको, वहाँ जब हम क्वेश्चन समझाएंगे, वहाँ का प्रॉब्लम बताएंगे तो सीधा दिमाग में डाल देंगे। हिम्मत है तो भूल के दिखाओ, ये कॉन्सेप्ट वहाँ याद दिलाएंगे। क्योंकि इसमें ऐसा इसीलिए नहीं बोलते हैं कि ये टिपिकल सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे अपवादे हैं। इतना अपवाद है कि मैं कुछ और बोल दूँ और पता चले कि उसका अपवाद कहीं और छुपा है जहाँ तक मेरा भी पहुँच नहीं हो पाया है, हो सकता है मे बी। तो इसमें बताना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। कुछ टॉपिक यहाँ है जहाँ मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताऊँगा, लेकिन इन दोनों में हिम्मत है तो याद करके दिखाओ, तैयार रहेगा। हिम्मत है तो भूल के दिखाओ, हिम्मत है तो भूल के दिखाओ, ये याद रखेगा। और जब हम पढ़ाना शुरू करेंगे तो ये तुमको पता होना चाहिए
क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को माइंड कर लीजिए कि बहुत जल्दी आपको ये कॉन्सेप्ट आ रहा है और इसको ज़रूर आप माइंड करके देख लीजिएगा। फिजिक्स मैथ आज से शुरू हो जाएगा, आज से शुरू हो जाएगा। हिम्मत है तो भूल के दिखाओ। अब आप लोग हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते पढ़ते रहिए, लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शुरू से लास्ट तक पढ़ाए हैं, पढ़ाई के बीच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम कुछ करते नहीं हैं, लेकिन ये तो बनता है फर्ज, जाते जाते कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे का कंटेंट इसका और आगे जो सिलसिला चलेगा वो आपको मिलता रहे, ये कंटिन्यू मिलता रहेगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।